Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of February 2025. 16 फरवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज के साथ। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। 100-200 लाइक नहीं हो पाते हैं आप लोग, पता नहीं कैसे देखते हो या तो आप शेयर नहीं करना चाहते, लाइक नहीं करना चाहते, बट प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ के साथ, जो है 116 डिपोर्टीज अराइव फ्रॉम यूएस इन द सेकेंड बैच। तो आप सबको पता है कि यूएस इस समय क्या कर रहा है, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, पहले तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक इमिग्रेंट और एक एमिग्रेंट में क्या डिफरेंस होता है। पता है आप लोग को? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि इमिग्रेंट जैसे आई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इंडिया ले लो। इंडिया में अगर कोई आ रहा है, इलीगली आएगा तो इमिग्रेंट कहलाएगा, मतलब इलीगली नहीं, इलीगल इमिग्रेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आ रहा है तो इमिग्रेंट कहलाएगा। और अगर एमिग्रेंट है, मतलब कि अगर कोई यूरोप जा रहा है, ई मानना यूरोप मान लेता हूँ मैं, तो अगर कोई यूरोप जा रहा है इंडिया से तो एमिग्रेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में डिफरेंस याद रखना। अब इलीगल इमिग्रेंट कौन हो जाएगा? इलीगल इमिग्रेंट जो कि इलीगली इंडिया में आया हो, है ना। इलीगली मतलब कि वीजा आपका 5 दिन का था, लेकिन अब आप 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन भी रुक रहे हो, तो आप फिर ये 6वें, 7वें और 8वें दिन के लिए क्या बन जाओगे? इलीगल इमिग्रेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर वैलिड वीजा नहीं है ना, यू आर स्टेइंग हियर। तो अब इसके बहुत सारे लॉज भी हैं, बहुत सारे कानून भी हैं जिनके थ्रू ये मॉनिटर होता है। जैसे कि अगर हम अभी यूएसए की बात करें, चूंकि यूएसए से सब आ रहे हैं, तो यूएसए में इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट है, जो कि कंप्रिहेंसिव लॉ है, आउटलाइन करता है ग्राउंड्स फॉर डिपोर्टेशन, है ना। जैसे कि उसमें अनलॉफुल एंट्री, वीजा वायलेशन, क्रिमिनल कन्विक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है कि क्यों, किस चीज़ को इलीगल या फिर ग्राउंड फॉर डिपोर्टेशन माना जाएगा। तो अगर कोई अनलॉफुल एंट्री करता है, कोई वीज़ा वायलेट करता है, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन किसी के ऊपर हो जाता है वहाँ पे, तो वो भी एक वैलिड रीज़न हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और अगर हम बात करें जैसे एक यहाँ यूएसए की, तो ये कोई जैसे प्रोसीजर अभी बीच में हमने देखा था कि उसमें चेन लेकर के आ रहे हैं, चेन पहना के ला रहे हैं, तो उसमें भी लिखा था कि दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, है ना। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसी तरीके से काम होता है। अगर इंडिया भी किसी को भेजेगा तो ऐसे ही भेजेगा, है ना। तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा निराश होने वाली, उदास होने वाली बात नहीं है। सो दैट इज द थिंग विच वॉज देयर इन दिस न्यूज आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। द जनरल मैनेजर ऑफ मुंबई बैंक हेल्ड फॉर 122 करोड़ फ्रॉड। तो यहाँ पे जो बैंक चल रहा है, जिसकी न्यूज़ है, वो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। सबसे पहले नाम याद रखना, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, कोई बहुत हाई लेवल का इसमें स्कैम नहीं हुआ है, ये जैसे कि हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, या जैसे कि केतन पारेख का स्कैम हुआ होगा, इस तरीके का स्कैम नहीं है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो नहीं आएगा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक न्यूज़ में था रिसेंटली, ऐसा पूछ सकते हैं क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ 122 करोड़ फ्रॉड। और ये याद रखेगा कि ये जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, इसका एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये फाउंड हुआ था 1968 में, एंड इट वाज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द जर्मन लेबर बैंक। तो जर्मनी के लेबर बैंक्स थे, उनके बेसिस पे इसको बनाया गया था। इट वाज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ जर्मन लेबर बैंक, एंड इसको इनिशियली कहा जाता था बॉम्बे लेबर कोऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे लेबर कोऑपरेटिव बैंक। और जॉर्ज फर्नांडिस जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके लीडरशिप में ये बना था। तो ये दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप याद रख सकते हैं। और ये जो फ्रॉड है, नॉर्मल एम्बेजलमेंट का फ्रॉड है, मतलब कि पैसा लॉकरों से निकाल करके इस तरह से एम्बेजल किया गया। तो दैट इज अ वेरी क्रूड वे ऑफ डूइंग अ फ्रॉड, तो वो चीज़ थी। हाँ, अब इसमें भारतीय न्याय संहिता के कुछ सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो देख लेते हैं। सेक्शन 316 सबसेक्शन 5, जो कि है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर्स एंड अदर्स इन पोजीशंस ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये दो सेक्शन इन्वॉल्व हैं। 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, एंड सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये इन्वॉल्व है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये न्यूज आर्टिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। 90 डेज ब्रह्मपुत्र कार्निवल सेलिब्रेट्स एसएमईज कल्चर। तो ये 90 दिनों का गुवाहाटी से इंपॉर्टेंट न्यूज है। 90 डेज का ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल है। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल लिखा है, ZIRO म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, तो ये लिख लेना अपने नोट्स में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल अगर आपसे पूछो तो ये मेघालय का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिलोंग मेघालय में है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। एंड हॉर्निबल फेस्टिवल अगर कोई पूछे तो नागालैंड का है। तो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय, एंड नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये आप याद रखिएगा। That is the thing which is important. I hope you got clarity regarding that as well.
एमिड स्ट्रेन ट्राई जयशंकर टू मीट बांग्लादेशी काउंटर पार्ट। अब ये जो न्यूज़ आर्टिकल एक्चुअली है, अभी आप सबको पता है कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का ये 8वां एडिशन है। दिस ईयर इट इज़ द 8th एडिशन ऑफ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स बता दूं, दिस इज द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, है ना। पहला जो एडिशन हुआ था वो 2016 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। तो ये भी आप फैक्ट लिख सकते हो कि सिंगापुर में फर्स्ट एडिशन हुआ था 2016 में, और ये 8th एडिशन है जो कि कहाँ हो रहा है? मस्कट, ओमान में। याद रखिएगा, दिस ईयर द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इज टेकिंग प्लेस। अब इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में क्या बातचीत होती है? ऑब्वियसली बात है, जो इंडियन ओशन कंट्रीज हैं वो बातचीत करते हैं रिगार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब चीज़ों की बात की जाती है, ठीक है ना। एंड और कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? तो भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब यहाँ पे अटेंड करने वाली हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार जो होस्ट है वो है ओमान। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओमानी फॉरेन मिनिस्टर। तो ये मस्कट, ओमान में ये कॉन्फ्रेंस होगा। आई थिंक 16, 17, 18 ऐसी ये डेट्स हैं जब ये होने वाला है। तो दैट इज़ अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग। एंड पहला एडिशन जो हुआ था वो हुआ था, मैंने बताया आपको, सिंगापुर में हुआ था। द फर्स्ट एडिशन टुक प्लेस इन दैट टाइम, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे बांग्लादेशी काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं, तो लेट्स सी कि किस तरीके से जो स्ट्रेन टाइज हैं उनको कैसे सही किया जाएगा। इंडिया यूएस अप डीलिंग्स इन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। अब ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस मतलब कि पानी के अंदर के लिए एक मिशन स्टार्ट कर रहा है इंडिया यूएस, और इस मिशन का नाम है एशिया। याद रखिएगा, एशिया नाम से ये मिशन स्टार्ट कर रहे हैं, ASIA, इंडिया और यूएस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये एशिया या एशिया मिशन किसके रिगार्डिंग है, तो इंडिया और यूएस का अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस का मिशन है ये। एशिया का फुल फॉर्म है ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और ये अलायंस क्यों रखा गया है? इट इज एम्ड एट स्केलिंग ऑफ इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड प्रोडक्शन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडस्ट्री पार्टनरशिप और एंड प्रोडक्शन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इसको इन्हांस करने के लिए बहुत सारी अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो को प्रोडक्शन होंगी इंडिया में भी। ऑल दीज थिंग्स विल बी अ पार्ट ऑफ दिस एशिया इनिशिएटिव। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कर्नाटका टॉप्स इन द डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, तो ये दोनों ने मिल करके एक रैंकिंग निकाली है। यूनियन पंचायती राज मिनिस्ट्री ने और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली ने निकाली एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। याद रखिएगा, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। और ये रिपोर्ट निकाली गई है 6 क्राइटेरियाज में। 6 क्राइटेरियाज आर देयर। First is the framework criteria, second is the functions criteria, third is the finances criteria, fourth is accountability, fifth is functionaries and sixth is capacity building। ठीक है ना। फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फिनेंस, 3 F है, और अकाउंटेबिलिटी, फंक्शनरीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो 4 F हो गए। तो 4 F से आप 4 F याद रखेगा, फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फाइनेंसेस, एंड एक अकाउंटेबिलिटी, और 6वां है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यहाँ पे ये 6 फ्रेमवर्क हैं जिसमें अलग अलग फ्रेमवर्क में अलग अलग स्टेट्स हैं। लेकिन ओवरऑल अगर डिवोल्यूशन इंडेक्स निकाला जाए, DI अगर आप निकालेंगे डिवोल्यूशन इंडेक्स, तो पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में कर्नाटका ने टॉप किया है। सेकंड स्पॉट जो गया है वो केरला को गया है, तमिलनाडु को जो गया है वो थर्ड स्पॉट गया है। तो दैट इज अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। ICMR सीक्स पार्टनरशिप फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट टाइफाइड। तो पहले टाइफाइड बता दूं, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है, आप सबको पता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को और समटाइम ब्लड स्ट्रीम को भी। तो इंटेस्टाइन को और ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्ट करता है, और ये कॉज होता है बाय अ बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी। एक सैल्मोनेला पैराटाइफी भी होता है, लेकिन सैल्मोनेला टाइफी इज द मेन बैक्टीरियल जो कि जिसके कारण ये टाइफाइड होता है। और ये स्प्रेड होता है बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड, या कॉन्टैक्ट विद द फीसीज और यूरिन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो इफ अनट्रीटेड। अगर ट्रीट ना हो तो लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है ये। एंड इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स यूज होती है, जैसे कि क्लोराम फेनिकॉल, एम्पीसिलीन एंड सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। ठीक है, तो अगर आपसे कभी एम्पीसिलीन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन और क्लोराम फेनिकॉल, ये 3 नाम आते हैं कि किसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग है, तो ये टाइफाइड याद रखेगा। तो ICMR कोशिश कर रहा है कि कोई भाई कोई प्रोडक्शन कर दे उनकी नई वैक्सीन जो टाइफाइड के अगेंस्ट है। प्रेजेंटली जो टाइफाइड वैक्सीन अवेलेबल इंडिया में वो है टाइप बार TCV, टाई 21A, टिप हिम VI एंड टाइफेरिक्स। तो ये कुछ नाम है वैक्सीन के जो अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ।
आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द न्यू बिल ऑन फॉरेनर्स कमिंग, व्हाई इज द न्यू बिल ऑन फॉरेनर्स कमिंग। तो अब देखो इनका कहना है कि जो हमारा पुराने एक्ट हैं, चाहे फॉरेनर्स एक्ट है, जिससे देखो इंडिया के एक्ट कौन कौन से फॉरेनर से रिलेटेड, ठीक है, पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 है 1920 का, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939 है, फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, और इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000 है। तो अगर आप लेटेस्ट एक्ट भी देखें तो वो उसको भी 25 साल हो चुके हैं, तो और पुराने एक्ट तो अगर देखें तो आप 70-80 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इनका ये कहना है कि नाउ द थिंग्स हैव चेंज, इसलिए बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी और अब आउटडेटेड हो गए ये लॉ। चाहे पासपोर्ट एंट्री एक्ट हो, एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 हो, चाहे रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 हो, चाहे फॉरेनर्स एक्ट 1946 हो, दे आर आउटडेटेड। तो इन सारे एक्ट्स को रिपील करके एक नया बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस कर रही है एमएचए, जिसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस हो रहा है। और अब सिग्निफिकेंट प्रोविजंस इसमें क्या रहेंगे, तो सबसे पहली बात तो इसमें क्लियर डेफिनेशन रहेंगे, क्लियर फंक्शंस रहेंगे कि क्या है इमिग्रेशन ऑफिसर, क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ अ पासपोर्ट, क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ अ वीजा। इसके अलावा बिल सीक्स टू प्रोवाइड अ लीगल बैकअप फॉर इमिग्रेशन फंक्शंस, इमिग्रेशन ऑफिसर एंड बीओआई, मतलब कि आपका जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, ये सारी चीज़ें इन सब की चीज़ों के बारे में डिफाइन करता है। इसके अलावा बिल ऑल्सो है प्रोविजंस रिलेटेड टू फॉरेनर्स हुज मूवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि कुछ फॉरेनर्स ऐसे जिनके मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्ट करने तो उसके प्रोविजंस भी जो हैं वो नए बिल में रहेंगे, है ना। इसके अलावा पनिशमेंट्स बताई गई हैं अलग अलग की, अगर आप वीज़ा ओवर ड्यू करते हो तो क्या है ना, अगर आप बिना पासपोर्ट के ट्रेवल कर रहे हो तो 5 लाख का फाइन है या 5 साल की सज़ा है। देन अगर आप फोर्स्ड या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो तो इम्प्रिजनमेंट कितने की है, नॉट लेस देन 2 ईयर्स की है, बट वो 7 साल तक बढ़ सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा ओवर स्टेइंग विदाउट वीज़ा लिमिट जो है इट्स विल बी पनिशेबल बाय 3 ईयर्स एंड अ फाइन अप टू 3 लाख रुपये। तो 3 साल तक की सज़ा आपको सिर्फ इसलिए हो सकती है कि आप बिना मतलब वीज़ा ओवर स्टे कर गए। इसके अलावा बिल में नए क्लॉजेस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट इंक्लूड किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा लगता है कि इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, तो उसको भी इसके अंतर्गत अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। एंड ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल टू एंट्री स्टे ऑफ फॉरनर इन द कंट्री, ये भी एक अलग अलग, यही सारे ग्राउंड्स भी बना दिए गए हैं। इन ग्राउंड्स पे किसी भी व्यक्ति को एंट्री भी मना की जा सकती है इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस है, जैसे एनिमी के सॉरी नॉट एनिमी मतलब फॉरेनर्स के डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया है, फॉरेनर के डेफिनेशन को और किया गया है। एंड इसके अलावा बिल ऑल्सो प्रोपोजेस चेंजेस सच एज एक्सपैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ फॉरेनर। इसके अलावा एक नेशनल रजिस्टर ऑफ फॉरेनर्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, नेशनल रजिस्टर ऑफ फॉरेनर्स। एंड गवर्नमेंट के पास ब्रॉडर पावर्स हैं टू डिपोर्ट और डिटेन फॉरेनर्स। याद रखिएगा, फॉरेनर्स को डिपोर्ट और डिटेन करने के ब्रॉडर पावर्स गवर्नर के पास दे दिए गए हैं। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। व्हेन कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड, अब आप सबको ये तो मैंने कई बार बताया, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 रेड विद आर्टिकल 365, आप देख सकते हैं इन्हीं आर्टिकल्स के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगता है ना। आर्टिकल 365 हालांकि ये क्लियरली नहीं बोलता कि कौन से चीज़ें होंगी जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगेगा, लेकिन ये जरूर बोलता है कि अगर सेंटर के डायरेक्शंस को से कंप्लाई करने में फेल हो जाता है कौन, स्टेट, तो उसको माना जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है ना, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, हमेशा याद रखेगा, मैंने कई बार बताया, यूपीएससी जब आपको क्वेश्चन देगा ना तो ये जरूर देगा, एक देगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है तब प्रेसिडेंट रूल लगता है, या दूसरा देगा लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है, या बोल देगा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉ एंड ऑर्डर लिख के अगर दे रहा है कि इस मशीनरी का ब्रेकडाउन होगा तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तो ये गलत है। केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन पे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है। इसको और क्लियरली अगर आपको करना है तो एक बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1994 का एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिएगा, है ना। इसी केस में एक तो सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया था। पहली चीज तो ये होती कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये भी क्लियर किया गया था कि कहाँ किस केस में प्रेसिडेंट रूल लगेगा, किस केस में नहीं लगेगा,
कब फ्लोर ऑफ द हाउस में मेजोरिटी डिस्कस करनी, कब नहीं करनी, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच इज मेंशन्ड इन दिस, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बाकी आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट रूल लगता कैसे है। तो प्रेसिडेंट रूल लगता है प्रोक्लेमेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ अ गवर्नर। हालांकि गवर्नर की रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि गवर्नर एक रिपोर्ट देता है, उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है और ट्रांसफर कर लेता है सारे पावर्स ऑफ द स्टेट असेंबली टू द पार्लियामेंट, ठीक है ना। एंड द पार्लियामेंट जो है हाउएवर एज्यूम एनी ऑफ द पावर वेस्टेड, हाई कोर्ट के पावर एज्यूम नहीं कर सकता पार्लियामेंट उस समय। प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट के सामने ले डाउन होता है, 2 महीने में उसको पास करना जरूरी है। उसके बाद 6 महीने के लिए आप रिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 साल तक जा सकता है। 3 साल के में जाने के लिए लेकिन पहले साल के बाद से ही कुछ कुछ कंडीशन आना शुरू हो जाती है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन को बोलना पड़ता है कि भाई इलेक्शन नहीं हो सकता, इस तभी बढ़ेगा, है ना। तो 3 साल तक मैक्सिमम लग सकता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। जुडिशियल रिव्यू लागू होता है कि नहीं लागू होता, तो यस इट इज वेरी मच एप्लीकेबल। तो स्टेट प्रेसिडेंट रूल पे भी जुडिशियल रिव्यू जो है वो लागू होता है। तो ये भी आप एक चीज याद रखेगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ इन द गल्फ ऑफ आइलैट रिकवर आफ्टर अ शटडाउन। यहाँ पे गल्फ ऑफ आइलैट का नाम है। अब ये याद रखिए गल्फ ऑफ आइलैट मतलब गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है ना। तो दिस नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। गल्फ ऑफ आइलैट बस मैं आपको बताता था, गल्फ ऑफ अकाबा को ही गल्फ ऑफ आइलैट बोलते हैं। इट इज एट द नदर्न टिप ऑफ रेड सी, बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इजिप्ट हो गई एंड इसराइल हो गया। आइलेट इज अ मेजर पोर्ट एंड रिजॉर्ट सिटी। आइलेट इज एक्चुअली अ पोर्ट ऑफ इसराइल ओनली। जॉर्डन हो गया, अकाबा इज जॉर्डन्स ओनली सी पोर्ट। देन सऊदी अरेबिया, इट इज द लार्जेस्ट सऊदी अरेबियन सिटी इन द गल्फ, है ना। सऊदी अरेबिया जो है वो, दीज आर द 4 कंट्रीज विच बॉर्डर दिस पार्ट, आइलेट, गल्फ ऑफ आइलेट या गल्फ ऑफ अकाबा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है एक न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट आई है, इसके बाद आई थी क्या, सॉरी इसके पहले आई थी। रुकना, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पे आए, हाँ, लॉगर हेड टर्टल्स। अब लॉगर हेड टर्टल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली है। इनका साइंटिफिक नेम है कैरेटा। लॉगर हेड टर्टल्स के बारे में, दे आर नोन फॉर देयर नेविगेशनल एबिलिटीज। याद रखिएगा, नेविगेशनल एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। एंड दे यूज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड टू गाइड देयर लॉन्ग जर्नी। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं फॉर देयर लॉन्ग जर्नीज अक्रॉस द वास्ट ओशियंस। याद रखिएगा, दे यूज देयर नेविगेशनल एबिलिटीज, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं टू गाइड देयर लॉन्ग जर्नीज अक्रॉस द वास्ट ओशियंस, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा ये पाए जाते हैं अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में, एज वेल एज द मेडिटेरेनियन सी। एंड द नेस्टिंग अकर्स ऑन बीचेस इन टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। याद रखिएगा, आईयूसीएन स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन लिस्ट में लॉगर हेड टर्टल्स आर इंडेंजर्ड। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दैट इज इट फॉर द डे। जिन लोगों के पास ये एडिशन आया है, एक बार ये पेज जरूर पढ़ लेना। कौन सा पेज? पेज नंबर 15। इसमें तमिलनाडु के कुछ कुछ जगहों के बारे में है। देखो अब एग्जैक्टली कुछ जगहें बहुत हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।